कक्षा नवमी, विषय हिंदी और कोड संख्या 002। पुस्तक का नाम कृतिका भाग 1। यह पूरक पाठ्य पुस्तक है। पाठ संख्या 2। पाठ का शीर्षक मेरे संग की औरतें। लेखिका मृदुला गर्ग। देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य की अनेक विधाएं विकसित हुई। इन विधाओं में एक महत्वपूर्ण विधा संस्मरण भी है। कहेंगे संस्मरण क्या है? जब हम अपने परिवार के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, तो पूर्वजों के बारे में हम जानना चाहते हैं, जानने की जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे प्राध्यापक, हमारे संत, हमारे समाजसेवी, हमारे महान पुरुष। तो इस श्रेणी में ऐसे कई लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिली, जिनसे हमें संबल मिला, या इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कोई महान व्यक्ति, महान साहित्यकार, महान वैज्ञानिक, कोई भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ देखा है, जाना है, सीखा है, हमने प्रेरणा ली है, हमें जीवन का संबल मिला है, हमें उनके जीवन में कुछ नयापन देखने को मिला। लीक पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, एक है ना, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो एक विशिष्टता के साथ, नयापन के साथ कैसे लीक से हट करके जिया जा सकता है, इस पाठ के माध्यम से यह भी देखने को मिलता है कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं, मातृशक्तियाँ, जिनमें करुणा होती है, ममता होती है, दया होती है, त्याग की भावना होती है, क्षमा होती है, मतलब मातृशक्ति के ऋण को आप चुका नहीं सकते। लोग कहते हैं पिता के ऋण को आप चुका सकते हैं, गुरु के ऋण को चुका सकते हैं, आप राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग करके राष्ट्र ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से आप मुक्ति नहीं पा सकते। तो इस पाठ के द्वारा लेखिका ने, मृदुला गर्ग महोदया ने, पारिवारिक महिलाओं की चर्चा कर, औरतों की चर्चा कर, उनके गुणों की चर्चा कर हमें सोचने के लिए एक आधार दिया गया है। तो यह जो पाठ है, शीर्षक से ही साफ साफ पता चलता है कि यह औरतों पर केंद्रित है। वैसे औरतों पर जिनके जीवन दर्शन से, विचार से हम यह जान सकते हैं कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। बड़ी सरलता से लेखिका ने
इसे समझाने की सफल कोशिश की है। अब यह जो पाठ है मेरे संग की औरतें, अगर हिंदी साहित्य की विधा की दृष्टि से विचार करें तो यह एक संस्मरणात्मक गद्य है, संस्मरण है, और लेखिका हैं मृदुला गर्ग। आप जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की कथाएं विकसित हुई यथा समय, जिसमें एक प्रकार की कथा है समकालीन हिंदी कथा। तो लेखिका मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है ना। और इनका जन्म कोलकाता में सन 1938 में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अर्थशास्त्र में MA किया और भारत के विभिन्न शहरों में इन्हें रहने का सुअवसर मिला। लेकिन सन 1974 से ये दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन कर रही है और कथा साहित्य की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने कथाएं ही लिखी हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे निबंध लिखे हैं जो आपको सोचने के लिए विवश कर दे। तो विचारपूर्ण निबंध, वैचारिकता से भरपूर, इसके भी दर्शन आप करेंगे इनके रचना संसार में। और जब आप इनके साहित्य पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे मृदुला गर्ग के साहित्य में समय और समाज की विभिन्न समस्याओं के जीवंत रूप, औचित्यपूर्ण रूप, प्रासंगिकता से ओतप्रोत रूप देखने को मिलते हैं, दोनों स्तरों पर, कथ्य स्तर पर भी और शिल्प स्तर पर भी। और पर जब इन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है कि लीक से हटकर भी जिया जा सकता है और उसे नज़रअंदाज नहीं, उसमें भी आकर्षण, उसमें भी प्रेरण, उसमें भी ज्ञानवर्धन, तो स्वाभाविक है कि रचना तो एक तरह से प्रतिबिंब है, छाया है, रचनाकार की छाया है। सो लेखिका के जीवन में भी आप इस नवीन परिपाटी को, नई विचारधारा को आप महसूस करेंगे। और इन्होंने जो नई परिपाटी शुरू की, निश्चय ही वह स्मरणीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय। और लोग कहते हैं कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो इनकी रचना और स्वयं लेखिका दोनों धन्य हैं, वंदनीय हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे उपन्यास में, चर्चित उपन्यासों में आप देखेंगे उसके हिस्से की धूप, औनित्य, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, कभी कभी नाम से ही अंतर्मन की जानकारी प्रकट हो जाती है, अनुमान लोग करने लगते हैं नाम से।
तो यथा नाम तथा काम। इसी प्रकार से कहानियाँ दो खंडों में इनकी संपूर्ण कहानियाँ है ना। कहानी संग्रह का नाम है संगति विसंगति। तो ये दो खंडों में प्रकाशित हैं और इनकी सारी कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ इसमें समाहित हैं। इनके निबंध संग्रह जो चर्चित हैं उनके नाम हैं रंग ढंग और दूसरा चुकते नहीं सवाल। अब देखिए, इनका जो प्रस्तुत पाठ है, विवेच्य पाठ है, आलोच्य पाठ है, चर्चा के केंद्र में जो इनका पाठ है वह है मेरे संग की औरतें। इसमें लेखिका ने बताया है अपनी नानी माँ के बारे में, माँ के बारे में, अपनी परदादी के बारे में, अपनी 4 बहनों के बारे में, और ये महिलाएं, ये औरतें तो केंद्र में हैं ही, पूरक रूप से नाना, पिता, पिता के मित्र, नाना के मित्र आदि आदि की चर्चा भी सहज रूप से हुई है। अब इनके पाठ में जो विभिन्न आकर्षक बिंदु हैं जिस पर स्वतः ध्यान चला जाता है, नजरें टिक जाती हैं, वो बिंदु हैं तत्कालीन, घरेलू, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक स्थिति। लेखिका ने इन बिंदुओं का, इन स्थितियों का कुशलता से परिचय देती है और जब पाठ की शुरुआत करती हैं तो इनकी पंक्ति ही देखिए। पहली पंक्ति, मेरी एक नानी थी, नहीं बल्कि नानी को आदर, नानी से तो इतना लाड, क्योंकि माँ की माँ इसलिए थी भी, लेकिन जब आदर तो थी, मेरी एक नानी थी, है ना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी नानी को आप कहते हैं या कहते होंगे? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नानी को भी तुम से संबोधित करते हैं। यह तुम निकटता का सूचक है, खास करके माँ, नानी, दादी आदि के संबंध में। लेकिन आगे मृदुला जी कहती हैं, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। कारण बतलाती हैं कि लेखिका की माँ की जो शादी हुई उससे पहले ही लेखिका की नानी गुजर चुकी थी, इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। लेकिन अपनी आँखों से तो नहीं देखा, औरों की आँखों से देखा। औरों की आँखों से देखने का मतलब कि घर की कोई बुजुर्ग महिला या अन्य महिला जिसने लेखिका की नानी को देखा हो, तो नानी की विशेषता, नानी के बाह्य रूप, नानी के अंतःकरण आदि की चर्चा तो स्वतः हो जाती है कभी न कभी। आप भी अपने घर में
है ना। ऐसे व्यक्ति की चर्चा सुन लेते होंगे, सुन लेती होंगी जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, आपको उनके बारे में सुन कर के जानकारी मिलती है। तो लेखिका नानी के बारे में बतलाती हैं कि उनकी नानी जो थी वो परंपरागत धर्मपरायणा महिला थी, है ना। परंपरा का निर्वाह करने वाली, रीति रिवाजों का निर्वाह करने वाली, पालन करने वाली। और धर्म क्या, धार्यते इति धर्म, धर्मपरायणा। लेकिन उसमें आप कट्टरता कहेंगे, रूढ़िवादिता कहेंगे, प्रदर्शन कहेंगे, आडंबर कहेंगे, ऐसा नहीं। मानवोचित। उस जमाने में तो आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, होते थे बहुत कम, बहुत दूर दूर पर, है ना। लोगों को चिट्ठी लिखने की जानकारी हो जाए, वर्णमाला का ज्ञान हो जाए, है ना। स्त्री धर्म शिक्षा, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, ऐसे ही कुछ कुछ पुस्तकें पढ़ना लिखना जान जाए, बहुत हो गया। उस जमाने में अगर आपकी दादी माँ हो तो आप उनसे पूछिए कि उनकी जो दादी माँ थी वो कितना पढ़ी लिखी थी, कितनी, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है वो भी आजकल की तरह पढ़ी लिखी हो, लेकिन सबके साथ ऐसी बात नहीं है। सो लेखिका कहते हैं कि उनकी नानी परंपरागत धर्मपरायणा महिला थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। अब उस जमाने में पर्दा प्रथा थी। उस जमाने की महिलाएं पर्दा पसंद करती थी, पर्दा पसंद महिला थी जमाने के अनुसार, क्योंकि जमाने को आप ठुकरा तो नहीं सकते हैं। आपको जमाने के रीति रिवाजों का पालन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम और आप समाज में रहते हैं, तो समाज के जो तौर तरीके हैं उससे हम अलग तो नहीं हो सकते। अलग होंगे तो लोगों की अंगुली उठेगी, लोग टिप्पणी करेंगे, लोग आक्षेप करेंगे, है ना। क्योंकि जब लोग देखेंगे तो कुछ न कुछ तो बात निकलेगी मुंह से। अब देखिए, लेखिका अब नाना की चर्चा करती हैं। नानी की संक्षिप्त बात तो आ गई, फिर आएगी। अभी नाना जी आ गया। लेखिका कहती है कि शादी के तुरंत बाद, मतलब नाना जी शादी के तुरंत बाद विलायत चले गए बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए। उस ज़माने में कानून की पढ़ाई का शौक, है ना, अच्छे अच्छे परिवारों के अच्छे अच्छे बच्चों को हुआ करता था। आजकल जैसे लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई एमबीए करने के लिए जाते हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल लोग कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ते, आज भी पढ़ते हैं, चाव से पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन आप रुचि देखिए, आप किसी ऐसे शहर को बतलावें जो उन्नत हो, अच्छे हो, और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ना हो। आप अपने ही राज्य की राजधानी के बारे में सोचिए। आप दरभंगा से पटना की ओर बढ़िए, आपको रास्ते में कई जगह कई इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन उस तुलना में मेडिकल कॉलेज कम है। सामान्य पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे अब कितने हैं? आपने मैट्रिक किया नहीं कि आप कोटा, दिल्ली, पटना, बनारस, महत्वपूर्ण शहरों में कोचिंग के लिए चले जाते हैं।
मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे, है ना, अमुक चीज़ की पढ़ाई करनी है। मतलब अर्थकरी विद्या। विद्या के दो रूप, ज्ञानकरी विद्या, अर्थकरी विद्या। ज्ञान हमें परिपूर्ण बनाता है, हमें पशुता से मनुष्यता की परिधि में लाता है, लेकिन वही हर बच्चे का चाव, हर बच्चे का शौक, हर बच्चे का लक्ष्य अपने ढंग का होता है। अर्थकरी विद्या। तो नाना जी चले गए शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत। और उस ज़माने में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अपना एक अलग नाम था, अलग पहचान थी। आज आप अपने ही देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में पढ़ते हों, आप शांति निकेतन में पढ़ते हों, विश्व भारती विश्वविद्यालय में, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हों, या फिर इसी प्रकार के अन्य विश्वविद्यालय में जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित तो सभी हैं, विद्या मंदिर हैं सभी, लेकिन उसमें भी तो माता पिता भी, है ना, ऐसे विश्वविद्यालयों का नाम सुन करके गौरवान्वित होते हैं कि यहाँ मेरा पुत्र पढ़ रहा है, मेरी पुत्री पढ़ रही है, मेरे अमुक पढ़ रहे हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके जब लौटे लेखिका के नाना जी, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जाड़ा का मौसम आता है तो क्या आजकल की तरह आप रहते हैं? आप अपने ऊपर गर्म कपड़े धारण कर लेते हैं, आप अपने कमरे को गर्म रखते हैं और आप गर्म गर्म कपड़ों के अंदर ढके होते हैं। क्यों मैंने कहा यह कि लेखिका के नाना जब इंग्लैंड से आए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आए, है ना, बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर आए, वकालत की डिग्री लेकर लौटे अपने देश स्वदेश भारत, तो उनके आचार विचार, है ना, अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नहीं, सूट बूट टाई हैट वगैरह वगैरह, मतलब अंग्रेजों जैसी शान शौकत। लेकिन नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये नाना की अंग्रेजियत से, लेखिका की नाना की अंग्रेजियत से साफ दूर। वही मैंने कहा ना, पर्दा पसंद महिला, परंपरागत महिला, अपने ढंग से जीवन जीने वाली महिला थी लेखिका की नानी, है ना। और कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे आप ही हैं, अपने पिता के समक्ष, अपनी माता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। कुछ न कुछ इच्छा तो आप प्रकट करते होंगे, प्रायः लोग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते होंगे अपनी इच्छा का इजहार। तो लेखिका की नानी के बारे में मैंने कहा कि वो अलग ढंग की महिला थी, परंपरागत महिला थी, लेकिन अलग विशेषता थी उनमें। ऐसी महिला थी वो कि कभी अपनी इच्छा का इजहार कभी अपने पति के समक्ष उन्होंने नहीं किया। अब शरीर तो सबका अलग अलग ढंग का होता है, कब किसको क्या हो जाएगा कौन जानता है। आजकल कैसे लोग कोरोना से डरे हुए हैं, कैसे लोग अपने को सुरक्षित रख रहे हैं, कैसे लोग दैहिक दूरी, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। तो लेखिका की नानी बीमार रहने लगी। पता नहीं उन्हें ऐसे लगा, आभास हो गया, किसी किसी को हो जाता है। जब उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपने पति से कहा
है ना, बैरिस्टर साहब से, वकील साहब से, अधिवक्ता साहब से, जो आप नाम कह लें, उपयुक्त, कि आप अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को जरा बुलावा भेजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जबकि किसी पर पुरुष के सामने लेखिका की नानी नहीं आई थी कभी। आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ पूछताछ नहीं कि क्यों आप बुलाना चाहती हो उनको, क्यों मिलना चाहती हो, क्या, कुछ नहीं। लेखिका की नानी ने कहा कि मैं आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हूँ, और पति ने उन्हें बुलावा भेज दिया। वो आ गए, तशरीफ ले आए। उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था, क्या माजरा है। और जब प्यारेलाल शर्मा आ गए तो लेखिका की नानी ने कहा कि मुझे आप वचन दीजिए, तब मैं आपसे एक बात कहूँगी। अब सोचिए कि पहली मुलाकात है, कभी इस तरह से खुलकर बात नहीं हुई, और आए और वो पहला ही कि आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं अपनी इच्छा प्रकट करूं। खैर, कहिए, मैं वचन देता हूं। प्यारेलाल शर्मा जी ने कहा, वचन दिया। तब लेखिका की नानी ने कहा, देखिए महोदय, आप मेरी बेटी की शादी किसी योग्य स्वतंत्रता सेनानी युवक के साथ करा देंगे। यानी कहा कि किसी डॉक्टर के साथ, किसी इंजीनियर के साथ, किसी हाकिम के साथ, किसी बैरिस्टर के साथ, है ना, किसी कलेक्टर के साथ, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा छोटा सा कि आप मेरी बेटी की शादी, है ना, किसी योग्य स्वतंत्रता सेनानी युवक के साथ करा देंगे। होनहार, नहीं, सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लेखिका की नानी के अंदर देशभक्ति की कितनी बड़ी भावना थी। अब स्वाभाविक है कि जो इंग्लैंड से, विलायत से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर के आए हुए, और है ना, कानून की रक्षा में, कानून की सेवा में, कानूनी दांवपेच में लगे हों, ऐसा नहीं कि वो लोग देश, गांधी जी स्वयं एक नंबर के बैरिस्टर थे। तब न दक्षिण अफ्रीका में उनकी जीत हुई, और बिहार की धरती पर चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की जो दुर्दशा थी, भारत में उनकी पहली जीत हुई वहाँ। राजेंद्र बाबू को ही लीजिए, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को ही ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कहा ना कि उस जमाने में बैरिस्ट्री की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, है ना, लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। चाव था उन जमाने, है ना, उस जमाने के छात्रों के बीच में, युवकों के बीच में, कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें, हम वकालत करें, है ना, हम कानून के रखवाले बने। तो नानी जो थी लेखिका की, वो चल बसी। बाद में बीमार चल गई, उन्हें आभास भी हो गया था, गुजर गई। लेकिन उनकी इच्छा का मान रखा गया, और उन्हीं की इच्छा के अनुरूप प्यारेलाल शर्मा जी ने एक होनहार लड़के की खोज की, है ना। और ऐसा नहीं कि लेखिका के नाना या घर के लोग इस बात का विरोध करते कि हाँ अब तो गुजर गए, नहीं, ऐसा नहीं, है ना, हम अपनी बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ करें, नहीं, कुछ नहीं। लेखिका की नानी की जो इच्छा थी उसका पूर्णतः पालन किया गया, और प्यारेलाल शर्मा जी ने दिए गए वचन के अनुरूप योग्य व्यक्ति, होनहार युवक की तलाश की, और उसके साथ विधिवत वैदिक रीति से लेखिका की माँ की शादी हुई।
है ना। तो अब देखिए, नानी की इच्छा का पालन तो हुआ। अब स्वतंत्रता सेनानी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवक के साथ, होनहार युवक के साथ विवाह हुआ। लेखिका की माँ का विवाह हुआ। अब स्वाभाविक है कि वह परिवार तो उच्च विचार वाला तो होगा ही, जैसे नानी थी। ऐसा नहीं कि लेखिका के नाना नहीं थे, सभी उच्च विचार वाले थे। लेकिन इनके उच्च विचारों में आप एक विशेष प्रकार की उच्चता देखेंगे। और इनकी माँ को सादा जीवन बिताना पड़ा। लोग कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल ऐसा परिवार। अब उस ज़माने में स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी, है ना, स्वदेशी का पालन करते थे। गांधी जी के आह्वान पर खादी वस्त्र लोग पहनते थे। पुरुष खादी धोती, महिलाएं खादी साड़ी। अब लेखिका को इसका अभ्यास कहाँ, कैसे खादी की साड़ी पहनी जाए। वो रात में जाग जाग करके अभ्यास करती थी कि कायदे से मैं कैसे पहनूं, कि वो कायदे से लगे, दिखे। अब लेखिका अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, है ना। घर में ही ज़्यादा रहती थी, किताबें पढ़ती थीं। हाँ, साहित्य के पारायण के उपरांत वो परिचर्चा करती थी, राय प्रकट करती थी, राय जानना भी चाहती थी। संगीत सुना करती थी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता थी लेखिका की माँ की, वह सत्यवादिनी थी, सत्य बोलती थी, है ना। इसके साथ कोई समझौता नहीं। और कई लोग कई प्रकार की बातें लोगों को कहते हैं, कई लोग दूसरी जगह प्रकट कर देते हैं। नहीं, लेखिका की माँ अगर दूसरे से कोई बात करती थी और दूसरे लोगों की कोई गोपनीय बात होती थी तो उसे अपने ही पास रखती थी, किसी को कहती नहीं थी। मतलब गोपनीयता का भी पालन और सत्य संभाषण, सत्य दर्शन, ये गुण, ये जो दोनों गुण थे लेखिका की माँ के, दो गुण, इन दोनों गुणों के कारण लेखिका की माँ का घर में भी सम्मान था, बाहर भी सम्मान था। घर बाहर दोनों जगह प्रतिष्ठा थी। शेष चर्चा हम लोग अगले दिन रखेंगे, अगले दिन करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।